जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की ये स्पेशली वीडियो जो है वो क्लास 11th के उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का सब्जेक्ट है। क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपके ज्योग्राफी के मिड टर्म एग्जाम के लिए एक सैंपल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करके समझने वाले हैं। ठीक है। और आज का ये जो पेपर है आपका ज्योग्राफी का 3 अक्टूबर 2023 को जो मिड टर्म का पेपर होने वाला है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है बच्चों। क्योंकि देखो इस पेपर में हमने जो भी क्वेश्चन लिया है, जो भी प्रश्न अभी हम समझेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके मिड टर्म के पेपर में पूछे जा सकते हैं। इवन कुछ क्वेश्चन तो आपको डिट्टो भी रिपीट होने को देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले 10 सालों में उसमें से भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बताऊं, आप ना यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना ज्योग्राफी के मिड टर्म पेपर के बारे में, आपको 2-4 ही वीडियो देखने को मिलेंगी क्योंकि बहुत से लोग इसको नहीं बनाते। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए ज्योग्राफी के भी कम से कम 3 से 4 सैंपल पेपर आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए लेके जरूर आएंगे और जब आपका एनुअल का एग्जाम होगा तब भी लेके आएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और ये जो है बच्चों ये हमारा पेपर नंबर 1 है। ठीक है। पेपर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 होगा क्योंकि हर एक पेपर को हम 2 वीडियो में समझा करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और पेपर की मार्क्स वेटेज 70 होगी क्योंकि इसमें आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। मिड टर्म एग्जाम से पहले देख लेना आपका प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है। चलिए अब देखिए आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आपको उसके सामान्य निर्देश जरूर पढ़ने चाहिए, इसी से आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा। ठीक है। जैसे कि पेपर में 30 प्रश्न होंगे आपके और 4 खंड होंगे का, खा, गा और घा। ठीक है। जिसमें से खंड आपका जो का रहेगा इसमें 1 से लेकर 17 तक आपके वास्तविक प्रश्न होंगे 1 अंक के, यानी कि टोटल आपके 17 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है। फिर खंड खा रहेगा इसमें क्वेश्चन 18 और 19 होगा स्रोत आधारित 3 नंबर के, यानी कि ये जो है 3 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन होंगे और ये भी एमसीक्यू वाले होंगे। ठीक है। फिर खंड गा रहेगा आपका जिसमें 20 से 23 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि 3 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, एक इंडिया वाले बुक से और एक वर्ल्ड वाली बुक से। ठीक है। फिर आता है आपका खंड नंबर घा, ये अकेला सेक्शन टोटल आपका 35 नंबर का आने वाला है क्योंकि 24 से 28 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे आपके 5-5 नंबर के 5, जिसमें से 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है। और फिर क्वेश्चन 29 वर्ल्ड मैप का होगा 5 नंबर का और जो 30 है ये इंडिया मैप का होगा 5 नंबर का। ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे जैसा भी आपको बताया, ये जो है हमारी आज वाली वीडियो ये इस पेपर का पार्ट नंबर 1 है जिसमें खंड का, खा और गा को समझेंगे। फिर पार्ट 2 की वीडियो में केवल खंड घा समझेंगे जो कि आपका कितने नंबर का है, 35 नंबर का। ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज और बता दूं कि जो भी पेपर अभी हम समझेंगे इससे मैं आपको हिंदी मीडियम में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जिनके पास में ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए भी आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए, आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने पेपर के पैटर्न को यहां से समझ सकते हैं। ठीक है। बाकी ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि आज के इस पेपर का हमारा जो सबसे पहला सेक्शन है खंड का जिसे बोल सकते हैं, यानी कि सेक्शन ए बोल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जिसमें अभी हम 17 एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है। तो आप सभी बच्चों से ना एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी कि इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे आंसर देने से पहले, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में, लाइव सेशन में या फिर अपने मन ही मन जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है। और फिर कमेंट में वीडियो के एंड में बताना कि आपने 17 में से कितने का राइट आंसर दिया था। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे जो है इंटरेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ में। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसमें जो शब्द यूज किया जाता है ज्योग्राफी, आखिर इस शब्द का सबसे पहले उपयोग कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इसमें से प्लेटो और अरस्तु आप हटा दीजिए क्योंकि बच्चों को इतना तो पता है कि किसने किया था, तो वो थे इराटोस्थनीज नामक एक ग्रीक विद्वान थे, इन्होंने किया। ठीक है। लेकिन अगर टाइम की बात करें तो टाइम में कंफ्यूजन होगी आपको, क्या 282 ईसा पूर्व था या फिर 232? तो राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी 232 ईसा पूर्व। इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं? बेसिकली कुछ बड़े बड़े ऐसे पहाड़ होते हैं जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए होते हैं। ठीक है, बसे इन द सेंस कि समुद्र के किनारे जो बड़े पहाड़ होते हैं उनको ही प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसकी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? क्या वो अनाईमुडी है जो कि 2695 मीटर है, माउंट एवरेस्ट है जो कि 9695 मीटर है, या फिर भरतपुजा या फिर अरावली है? तो बच्चे क्या सोचेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट लगता है, सबसे बड़ी चोटी भी है, तो शायद यही होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनाईमुडी जो कि 2695 मीटर है। ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, तो ये है आपका राइट आंसर। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, दैट इज अनामुडाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है कि जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, इस क्षेत्र को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या वो अग्निवर्षा क्षेत्र है? नहीं। क्या वो बॉल ऑफ फायर है? नहीं। ज्वालामुखी क्षेत्र है? नहीं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए बेसिकली हमें कुछ कथन दिए गए हैं, हमें इस पे विचार करना है। बेसिकली देखो, इसमें भारत की कुछ विशेषताओं पर हमें विचार करना है। तो यहाँ पे पता है आपके 4 एमसीक्यू एक बार में कंप्लीट होंगे। कैसे? देखिए, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल ठीक है। भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक का विस्तार जो है, यानी कि कश्मीर से लेके नीचे तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जो है, पूरा विस्तार 3214 किलोमीटर है। बिल्कुल ठीक है। भारत का पूरब से पश्चिम यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। बिल्कुल ठीक है, ये बात भी ठीक है। इस तरह से इसके अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूं। ये इंडिया का मैप है। ठीक है, इसमें भी अभी हमने देखा भारत का जो टोटल ये जो बाउंड्री फैली हुई है, ठीक है ना, ये इधर से इतनी, ये जो बाउंड्री फैली हुई है कितनी है? ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वही दक्षिण यानी कि मतलब उत्तर से दक्षिण, ये यहां से लेके यहां तक, कश्मीर से इधर तमिलनाडु तक जो पूरा का पूरा पार्ट फैला हुआ है वो कितना है? वो यहाँ पे हमारा 3214 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये हमारा है 3214 किलोमीटर। ठीक है, वहीं पूरब यानी कि अरुणाचल प्रदेश से आप इधर आ जाइए पश्चिम की तरफ गुजरात, ठीक है ना, तो ये कितने वर्ग किलोमीटर में बच्चों? ये 2933 है। कितना है? 2933 है। तो ये तीनों ही बातें जो हैं वो बिल्कुल ही यहाँ पे सही हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे? यहाँ पे हम कहेंगे कि जिसमें चारों के चारों ऑप्शन राइट हो, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इंग्लिश में देखेंगे तो चारों ही सही हैं और ऑप्शन डी हमारा राइट है। ओके, चलिए अब देखिए आपके जो दो क्वेश्चन हैं वो अभिकथन और कारण वाले भी आएंगे, क्वेश्चन 5th एंड 6th। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़ना है और फिर हमें समझना है। देखिए अभिकथन कहता है कि भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल ठीक है, भारत को 3 प्रकार की भूवैज्ञानिक खंडों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहला प्रायद्वीपीय खंड है, दूसरा हिमालय और जो अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं वो हैं, और तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये जो बात है कि भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में डिवाइड किया गया है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा अभिकथन ए भी सही है, कारण आर ये दोनों सही हैं और कारण ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं आगे चलते हैं, इंग्लिश में देखेंगे तो असर्शन रीजन ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को बड़े ध्यान से देखिए। इसमें से ना आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा, एक 2 नंबर का भी, मतलब 2 नंबर का खैर होता ही नहीं, मतलब नॉलेज होगी। देखिए अभिकथन ये कहता है कि जो भूकंप लेखी यंत्र होता है, इस पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, कि जो भूकंप लेखी यंत्र होता है उस पे ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी भूकंपीय तरंग ना आई हो,
उसे हम भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, मतलब अभिकथन सही है। कारण कहता है कि जो प्राथमिक तरंगें होती हैं ये गैस, तरल और ठोस तीनों के माध्यम से गुजरती हैं। ये तीव्र गति से चलती हैं जो कि धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। एक तरफ बात की जा रही भूकंपीय छाया क्षेत्र की, दूसरी तरफ बात की जा रही प्राथमिक तरंगों की, तो ये तो गलत है। मतलब कि बात दोनों सही है, छाया क्षेत्र की भी और प्राथमिक तरंगों की भी, लेकिन यहाँ पे दोनों का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, है तो सत्य बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मतलब हमारा अभिकथन ए कारण आर दोनों सत्य हैं बट यहाँ पे व्याख्या नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे, असर्शन रीजन ठीक है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए बी राइट है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सूर्य का जो प्रकाश है ये पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं कि सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, जैसे ये सन है यहाँ पे, ये यहां से हमारी अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, इसकी जो रोशनी होती है कितना टाइम लेता है, तो आपने पढ़ा होगा ये 8.311 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है, 8.311 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ सनलाइट टू रीच द अर्थ, इट इज ऑप्शन बी राइट। कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसमें हमें यह बताना है कि गोदावरी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है यानी कि सही नहीं है। तो सबसे पहला, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, बिल्कुल ठीक है। इस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। इस नदी की जो सहायक नदियां हैं वो पेन नदी, ठीक है, पेन, गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता व मंजरा इसकी सहायक नदियां हैं, बिल्कुल ठीक है। यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय नदी होने के साथ साथ, सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ ये डेल्टा का भी निर्माण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू गोदावरी रिवर, इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो वो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाहरी ग्रहों के नाम में शामिल नहीं, इट मींस देखिए बाहरी ग्रह और भीतरी ग्रह सभी में 4-4 शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 नाम तो वो पता चलेंगे जो बाहरी ग्रह हैं और 2 नाम वो पता चलेंगे जो भीतरी ग्रह हैं। जैसे कि बृहस्पति और शनि ये कैसे ग्रह हैं, ये बाहरी ग्रह हैं। यूरेनस और नेपच्यून ये भी बाहरी ग्रह हैं, लेकिन बुध और शुक्र ये क्या हैं, ये भीतरी ग्रह हैं। कैसे, ये भीतरी ग्रह हैं। तो कौन सा शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे शामिल नहीं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो बाहरी ग्रहों के अगर आपसे नाम पूछे जाएं तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ही आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नॉट इंक्लूडेड इन द नेम्स ऑफ द आउटर प्लैनेट्स इज मरकरी एंड, नहीं मरकरी एंड वीनस कहाँ चला गया, ये आएगा बेसिकली बुध और शुक्र वाला। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है नहीं बेसिकली, और बुध और शुक्र आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे आता है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन नंबर लिखा तो नहीं है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, जिसमें एक तरफ सूची 1 है जो कि एक विशेषता है और सूची 2 है जो कि एक नाम है। बेसिकली देखो हमारे वायुमंडल की जो संरचना है उसकी परतों के बारे में यहाँ पे है, मंडल के बारे में है। ठीक है, जैसे कि ऊंचाई के साथ में तापमान किस में गिरता है। ठीक है, रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस कौन भेजता है, अधिकतम ओजोन समावेश किस में होता है, और तापमान प्रवणता में एकदम गिरावट किस में होती है। ठीक है, तो इसको करने से पहले एक बार आप इस इमेज को देखिए, यहां से आप कुछ बातों को समझ पाएंगे। जैसे कि क्षोभ मंडल जो है इसमें क्या होता है, इसमें ऊंचाई के साथ में तापमान घटता है। तो ऊंचाई के साथ तापमान किस में घटेगा, क्षोभ मंडल में घटेगा। ठीक है, समताप मंडल में क्या होगा, ऊंचाई के साथ में तापमान बढ़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आयन मंडल की बात आती है, तो इसमें ऊंचाई के साथ में तापमान भी बढ़ता है और ये रेडियो जो तरंगें होती है इनको परावर्तित कर देता है। और बाह्य मंडल की तो बात ही अलग है, इसमें तो भाई इसके बारे में तो जानकारी हमारे पास ज्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एक एक करके हर एक चीज को समझिए। देखिए ऊंचाई के साथ में तापमान किस में गिरता है, क्षोभ मंडल में, समझ गए। उसके बाद में रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस कौन भेजता है, आयन मंडल भेजता है। ठीक है, अधिकतम ओजोन जो समाविष्ट है वो किस में होती है, समताप मंडल में होती है। और क्षोभ सीमा की क्या है कि तापमान प्रवणता में एकदम से गिरावट आती है। ठीक है, तो ये वाला है, समझ गए। यानी कि
जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है, पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आप इसको इंग्लिश में मैच कर सकते हैं। पहले का आपका डी हो जाएगा, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी, इस तरीके से आपका यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 11 आ चुका है। हिमालय पर्वत के स्थान पर कौन सा प्राचीन सागर था, यानी कि वर्तमान में जहां पर आज हिमालय पर्वत है, इससे पहले यहाँ पे कौन सा प्राचीन सागर रहा था? क्या अरब था, क्या वो टेथिस था, दक्षिण या फिर हिंद महासागर? तो राइट आंसर है बच्चों टेथिस। कौन सा? ऑप्शन बी। विच एंशिएंट ओशियन वाज इन प्लेस ऑफ हिमालयन माउंटेन्स? इट इज टेथिस, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात आ जाती है। उस यंत्र का क्या नाम है जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा भूकंप की जो तरंगे होती है इसको मापा जाता है, कि भूकंप कितना आया है, ठीक है, उसकी गति को, उसके तरंगों को मापने वाले यंत्र का नाम बताना है। मर्केली स्केल? बिल्कुल नहीं। एस्थनोस्फियर? ये तो दुर्बलता मंडल का नाम है बेसिकली। मेंटल? ये तो इसी का ही नाम है। ठीक है, मतलब क्या होगा? ऑप्शन जो डी है, सीस्मोग्राफ, ये हमारा राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, अब ये मैंने आपको बता ही दिया है कि मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अभी आपको बता दिया, एस्नोस्फियर बोलते हैं, जिसे दुर्बलता मंडल बोला जाता है। ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ मेंटल इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 4 देखिए ध्यान से कि वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत किया जाता है? दैट मीन्स कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत है जो सबसे ज्यादा माना जाता है, उस सिद्धांत का नाम है बच्चों बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के बारे में आगे चल के 5 नंबर का आपको क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आगे। ठीक है, इसी पेपर का पार्ट 2 में, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? बिग बैंग थ्योरी, ये राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 थे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा घाटी का प्रकार नहीं है, यानी कि घाटियां होती हैं बहुत सारी, तो इनमें से कौन सी घाटी नहीं है? गॉर्ज? क्या ये घाटी है? छिप्रिका? क्या ये घाटी है? आकार घाटी? कैनियन घाटी? इसमें से कौन सी घाटी नहीं है? देखिए, गॉर्ज, आकार और कैनियन, ये सभी तो घाटियां हैं, लेकिन छिप्रिका क्या है? ये एक तरीके की इसला आकृति है। ठीक है, ये क्या है? एक आकृति है, तो ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात आ जाती है यहाँ पे क्वेश्चन 16 की। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको ना एक प्रैक्टिकल तौर पे मैं आपको समझाऊंगा कि जो भारत की स्थलीय सीमा है ये 7 देशों को छूती है, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? ठीक है, तो पहले आप मैप देखो, फिर आप समझोगे कि भारत जो है इसकी स्थलीय सीमा किसके देश को छूती है। ठीक है, देखिए, एक इधर है पाकिस्तान, इधर नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ पर बांग्लादेश है, और यहाँ पे जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ देश हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस में, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान बिल्कुल ठीक है, नेपाल और भूटान बिल्कुल ठीक है, चाइना और बांग्लादेश, हाँ चाइना से भी है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में श्रीलंका बिल्कुल नहीं, क्योंकि श्रीलंका कहाँ पे है? ये तो समुद्र से कटा हुआ बहुत दूरी पर है, कई हजारों किलोमीटर दूर है समुद्र से। ठीक है ना, तो यानी कि डी वाला जो है इसके साथ में भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे डी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या है बच्चों कि अपक्षय के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है, समझाइए। तो अपक्षय के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों? सबसे ज्यादा बालों का निर्माण, पानी का निर्माण, या फिर मिट्टी का, या फिर सभी। तो राइट आंसर है मिट्टी का निर्माण अपक्षय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज के इस पेपर का जो सेक्शन ए था एमसीक्यू वाला, जिसमें हमने 17 एमसीक्यू देखे, इनको हमने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आशा करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ इमेजेस के माध्यम से भी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ना ईमानदारी से बताना कि आपने 17 एमसीक्यू में से कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया था। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपने सेक्शन बी की, जिसमें सोर्स बेस्ड हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप पैसेज देखेंगे, तो ये बेसिकली स्टैलेक्टाइट नामक जो आकृति है, इसला आकृति, इसके बारे में है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि उपरोक्त अनुच्छेद में ये जो स्टैलेक्टाइट है, ये भू आकृति किस कारक से संबंधित है? ठीक है ना, किस कारण से ये बनी है?
ये बनी है बच्चों वायु की वजह से। ठीक, उसके बाद सेकंड ये है कि इस शब्द को निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही वर्णित करता है। तो यहाँ पे आप जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि स्टैलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ हैं। ठीक है, जो कि कंदरा की छत से लटकते हुए हिम स्तंभ को बताता है, ये आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, ये देता हूं मैं आपको होमवर्क। ठीक है, आपने मुझे कमेंट में बताना है इसका आंसर कि चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कौन सा उपयोग किया जाता है या फिर निकलता है, वटेवर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड या फिर फास्फेट। तो इसमें से आपको बताना है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं कमेंट में बता दूंगा आपको। ठीक है, कुछ बच्चे बताएं फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। उसके बाद में आप इसी को इंग्लिश में देखेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं। आंसर मैं आपको बताऊं तो 18.1 का आपका सी हो जाएगा, 2 का आपका ए हो जाएगा एंड थर्ड का आपका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बहुत ही आसान सा है और इसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ पे इवन रियल लाइफ के बारे में भी बहुत सारी बातें पता चलेंगी। ठीक है, देखिए क्या है कि जो नदियां होती हैं ये प्रदूषित क्यों है। क्या आपने शहरों के गंदे पानी को नदियों से गिरते देखा है? बिल्कुल देखा है। औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? बिल्कुल यहीं डाला जाता है। बहुत शमशान घाटी के किनारे हैं, बिल्कुल ठीक है। और कई बार मृत शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। कुछ त्योहारों पर फूलों को और मूर्तियों को नदियों में डुबो दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। बड़े पैमाने पर स्नान व कपड़े धोना भी नदी जल को प्रदूषित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है? क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है? ठीक है, यानी कि इसमें नदियां क्यों प्रदूषित हो रही हैं इसके बारे में बात की गई है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसे माना जाता है? गंगा नदी को माना जाता है। तो आखिर इस गंगा नदी की लंबाई कितनी है ये आपको बतानी है। 2125, 2925, 2525, 2825। तो क्या है भाई, सबसे अधिक लंबाई गंगा नदी कितनी है? 2525 किलोमीटर है और इसे भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में यह है भाई कि जो नदियां हैं आखिर ये क्यों प्रदूषित हैं? तो पर्वतों का स्वच्छ जल मिलने से? बिल्कुल नहीं। वर्षा का पानी नदियों में मिलने से? बिल्कुल नहीं। हाँ, गंदे पानी का नदियों में मिलने की वजह से जरूर ये नदियां प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कि जो नदियां होती हैं इनको प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है? तो सिंपल सी बात है कि जो औद्योगिक कूड़ा करकट होता है इसको नदियों में नहीं डालना चाहिए और जो मृत शरीर होते हैं इसको नदियों में नहीं बहाना चाहिए। त्योहारों और जो वस्तुएं होती हैं इन पर मूर्तियां वगैरह होती हैं इनके विसर्जन पर रोक लगाई जानी चाहिए। इन सभी के माध्यम से नदियों के प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वैसे आप ये GHFI मत देखिए, यहाँ पे आप ए से डी तक देखिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो नदियां क्यों प्रदूषित होती हैं और ये सारी की सारी बातें यहाँ पे आ जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, तो ये हो गया आपका ये वाला। अब आगे बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगला वाला हमारा यहाँ पे आ जाता है इंग्लिश में। ठीक है, वाई वाज रिवर्स पॉल्यूटेड? क्यों है भाई रिवर्स पॉल्यूटेड? तो क्यों है इसके बारे में देखेंगे। फिर लार्जेस्ट जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का गंगा रिवर, इसकी लेंथ जो है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, क्यों ये पॉल्यूटेड है? तो डर्टी वाटर फ्लोइंग इनटू रिवर्स इसकी वजह से है। ठीक है, एंड रिवर्स कैन बी मेड पॉल्यूशन फ्री बाय ऑल ऑफ द अबव, ये राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि आज के इस पेपर का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन सी। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वाला ये स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 3 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन होंगे। और वैसे मैं तो आपको 2 चॉइस दे रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि पेपर में आपको केवल एक ही चॉइस मिले। ठीक है ना, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये एक तरह से आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए। एक स्टूडेंट होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते या फिर एक भूगोल वेत्ता होने के नाते हमें इस भूगोल विषय का क्यों अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला कारण तो ये है कि भूगोल के अध्ययन से हम मानव समाज में पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं इसको समझने में हमें आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि मानव जहां पे रहता है
हमेशा एक जैसा तो समाज होगा नहीं, एक जैसा एरिया भी नहीं होगा, एनवायरनमेंट भी एक जैसा नहीं होगा। तो इन सभी की विविधताओं को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। ठीक है, अब इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। भूगोल हमें भूपृष्ठ की विविधताओं को समझने, स्थान, समय संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने की योग्यता देता है। ध्यान से समझिए, पृथ्वी पर आप सभी को पता है 193 प्लस कंट्रीज हैं। ठीक है, और बहुत सारे महासागर हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, मैदानी इलाके हैं, बहुत सारी ऊंची चोटियां भी हैं, प्रायद्वीपीय पठार भी हैं, कुछ द्वीप समूह भी हैं। ठीक है, तो आखिर ये सभी कैसे बटे, क्या रीजन थे इसके, ठीक है, क्या कारण थे इसके, इन सभी को समझना इसकी वजह से संभव हो पाया है। साथ ही साथ आपने देखा होगा, जैसे भारत में कभी शाम के 5 बज रहे होते हैं, तो कनाडा, अमेरिका या फिर कहीं और जाके देखो तो वहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस होता है 6-7 घंटे आगे का। वहाँ पे, यहाँ पे एएम है तो वहाँ पे पीएम हो रहा होगा। तो आखिर ये सब क्यों होता है, क्या रीजन है इसके, इन सभी को हम इसके द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, वहीं भूगोल का जो मानचित्र है, जो ग्लोब होता है, जो मैप होता है, इसके माध्यम से हम वास्तविक पृथ्वी को जानने के लिए और धरातल पर जो विभिन्नता वाले तत्व फैले हुए हैं, इनको जानने के लिए मानचित्र मैप का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, और वर्तमान में देखो भाई, भूगोल के मामले में ना बहुत सारी नई नई तकनीकें आ चुकी हैं, जैसे कि भौगोलिक सूचना तंत्र आ चुका है, जीआईएस, संगणक मानचित्र कला आ चुकी है, कंप्यूटर कार्डियोलॉजी, दूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग, इन सभी के माध्यम से हम भूगोल से और नई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इवन अर्थ के कोर में क्या है, क्या नहीं है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वातावरण में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों प्रदूषित हो रहा है, कैसे रोका जा सकता है, इन सभी को भी हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर मैंने आपको बताया बस यही लिखना है, आप अपनी तरफ से भी ऐड करके इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रारंभिक संकल्पनाएं हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो 3 प्रारंभिक संकल्पनाएं थी, लेकिन 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, देखिए, सबसे पहली है बच्चों निहारिका परिकल्पना, अर्थात इस परिकल्पना के जनक थे इमैनुअल कांट। तो आपसे बच्चों एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि निहारिका परिकल्पना के जनक कौन है, तो इमैनुअल कांट है। इन्होंने कहा कि गैस एवं अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से ग्रहों की उत्पत्ति हुई, जिसमें से पृथ्वी भी एक ग्रह रहा था। कैसे, गैस एवं अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से हुई थी। ठीक है, फिर दूसरे व्यक्ति आए जिनका नाम था लाप्लेस। इन्होंने इस परिकल्पना ने सुधार किया और इन्होंने कहा कि एक घूमती हुई नेबुला थी। ठीक है, इसके कोणीय संवेग जब बढ़ गया, इसका कोणीय संवेग जब बढ़ गया, तो इससे नेबुला संकुचित हो गई, यानी कि ये नेबुला जो पहले इतनी बड़ी थी, ये संकुचित होकर इतनी छोटी हो गई। तो इससे क्या हुआ कि इस पे दबाव जब ज्यादा बना, तो इसके बाहरी भाग छल्लों के रूप में बाहर आए, जिसकी वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, वहीं आगे बात आती है चैम्बरलेन एवं मोल्टेन की। तो ये कहते हैं कि सूर्य के पास से एक तारा गुजरा बहुत ही तेज गति से, और इसकी वजह से क्या हुआ कि सूर्य का जो गुरुत्वीय बल था, ये सूर्य की सतह से सिगार के आकार का एक टुकड़ा अलग हुआ, और ये बहुत ज्यादा गर्म था पहले, फिर कई लाखों वर्षों में ये धीरे धीरे करके ठंडा हुआ, और उसी से नए नए ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो 3 ये परिकल्पनाएं हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, जो कि यहाँ पे बताई जाती हैं। ठीक है, निहारिका क्या कहती है कि गैस और अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से हुई है। लाप्लेस कहते हैं कि नेबुला का कोणीय संवेग जो था वो संकुचित हो गया, उससे छल्ले निकले, उसी से हो गया। चैम्बरलेन मोल्टेन कहते हैं कि सूर्य के पास से एक तारा गुजरा, उससे गुरुत्वीय बल के कारण सूर्य की जो सतह से गुरुत्वीय बल जो था वो सिगार के आकार में एक टुकड़ा निकला, उससे क्या हुआ कि ग्रहों का निर्माण हो गया। पहले ये गर्म था, फिर धीरे धीरे करके ग्रह का निर्माण हो गया। बस ये बताया इन्होंने। ठीक है, तो ये था हमारा 20वें का पार्ट नंबर 2। आगे बात करें तो अब इंग्लिश में देखेंगे कि व्हाई शुड वी स्टडी दिस सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, क्यों हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट को स्टडी करना चाहिए, इसके बारे में ये पॉइंट है, आपके यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि एक्सप्लेन द इनिशियल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो इसके बारे में देखेंगे तो ये पॉइंट है आपके 3, नेबुला, ठीक, लाप्लेस अकॉर्डिंग टू चैम्बरलेन एंड मोल्टेन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से समझना।
क्योंकि ये जो है ना वो आप इजीली अपने आप इससे रिलेट भी कर पाओगे। क्वेश्चन ये है कि हमारे देश यानी कि भारत की जो लंबी तटरेखा है इसके क्या लाभ है। अर्थात आपने देखा होगा भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये जो जो समुद्र के आसपास जो राज्य बसे हुए हैं, ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं तटरेखा। अर्थात जो समुद्र के आसपास एरिया बसे होते हैं इनको तटरेखा वाले एरिया बोलते हैं। तो आखिर भारत की ये तटरेखा बहुत लंबी है, ठीक है, जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी यहाँ पर मिलती है। तो इसके क्या लाभ हैं भारत को? तो सबसे पहला लाभ तो ये है बच्चों कि यहाँ पे ना बंदरगाहों का विकास हुआ है, ठीक है। बंदरगाहों के विकास से क्या हुआ? रोजगार का सृजन हुआ है, क्योंकि देखो जब बंदरगाह का विकास होगा तो उस पर काम करने के लिए हमें जो श्रमिक हैं वो भी चाहिए होंगे। तो इससे क्या हुआ? इससे रोजगार उत्पन्न हुआ। और रोजगार के साथ में जब बंदरगाह विकसित हुए तो व्यापार जो था, जहां पर केवल स्थल मार्ग के द्वारा ही हो पाता था, अब वो जल मार्ग के द्वारा भी हो पाना संभव हो पाया, ठीक है। अब जहां पे हम ना आसपास के एरिया से व्यापार कर पाते थे, अब हम अफ्रीका, इवन जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमेरिका, चाइना, ठीक है, और भी बहुत सारे देशों से व्यापार कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? भारत की लंबी तटरेखा की वजह से, ठीक है। तो ये चीजें बेसिकली ये फायदे हैं भारत की लंबी तटरेखा के होने के, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी कोई भी जो पोत होता है, कोई शिप जो होता है, अगर उसे किसी और कंट्री में जाना है, अगर वो भारत से होते हुए जाता है, तो जब भी वो रुकेगा बंदरगाह पे तो उससे टैक्स भी लिया जाता है, ठीक है, कुछ से टैक्स भी लिया जाता है, तो उससे भी आमदनी हो जाती है। तो बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ मिलते हैं इससे, ठीक है। रोजगार भी हो गया, व्यापार भी हो गया, आर्थिक लाभ भी हो गया, और भी सारी चीजें होगी। बस यही है इसकी विशेषता, यही है इसके लाभ, सिंपल है, ठीक है बच्चों। आगे आ जाइए इंग्लिश में कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो क्या है इसके एडवांटेजेस, ये आप यहाँ पे 3 पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। 22 क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि जल संबल क्षेत्र के आधार पे भारतीय अपवाद द्रोणी को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो जल संबल क्षेत्र के आधार पे भारतीय अपवाद द्रोणी को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पहला है प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी, ठीक है, फिर है लघु नदी द्रोणी, ये है बेसिकली, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं कि कौन सा क्या है क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात आती है प्रमुख नदी द्रोणी की। इसका जो अपवाद क्षेत्र है प्रमुख का, ये 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, और इसमें 14 नदी द्रोणियां शामिल होती हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी और नर्मदा। वहीं जब हम मध्यम की बात करते हैं तो इनका अपवाद क्षेत्र जो है वो 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। और इसमें छोटी छोटी 44 नदी द्रोणियां शामिल है, जैसे कालिंदी, पेरियार और मेघना, ठीक है। फिर तीसरी आती है बच्चों लघु नदी द्रोणी। इनका अपवाद क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है, और इसमें न्यून वर्षा के जो क्षेत्र में बहने वाली नदियां होती हैं वो आती है। इसमें तो भाई हजारों नदियां होंगी फिर तो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो जल संबल क्षेत्र के आधार पे जो भारत की अपवाद द्रोणियां हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्रमुख, मध्यम और लघु, ठीक है। समझ गए अच्छे तरीके से। अब इसको इंग्लिश में देख लीजिए कि इनटू हाउ मेनी पार्ट्स हैव द इंडियन ड्रेनेज बेसिन्स बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वाटरशेड एरिया। तो पहले आप बताएंगे मध्यम, ठीक है, फिर बेसिन, मेजर एंड स्मॉल। चलिए, अब यहाँ पे आता है हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है बच्चों, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन 23, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो विभिन्न स्रोत हैं वो क्या क्या है, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो देखो, इसके लिए हमारे पास 3 स्रोत है, ठीक है। पहला स्रोत है बच्चों प्रत्यक्ष, फिर अप्रत्यक्ष, और फिर भूकंपीय तरंगें। अब देखिए कैसे समझेंगे। देखिए, प्रत्यक्ष स्रोत में क्या होता है, इसके अंतर्गत खनन से प्राप्त प्रमाण एवं ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा या फिर जो अन्य वस्तुएं होती हैं उनसे हम पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लावा जो है, ज्वालामुखी जो है, वो पृथ्वी के गर्भ से ही चीजों को निकालता है, तो उससे निकलेगा तो आसानी से प्राप्त कर लेंगे। खनन जो है वो भी भूमि की खुदाई होती है, पृथ्वी के अंदर जाते हैं तभी तो निकालते हैं, तो उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, प्रत्यक्ष स्रोत है पृथ्वी के। फिर आते हैं अप्रत्यक्ष। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान, दबाव और घनत्व में जो अंतर आता है,
इसके आधार पे हम पता करते हैं। अंतरिक्ष से प्राप्त उल्का पिंड, इससे प्राप्त करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, भूकंप संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, इससे प्राप्त करते हैं। ठीक है। फिर तीसरा है भूकंपीय तरंगें। देखिए, जो प्राथमिक तरंगें होती है और जो द्वितीय तरंगें होती हैं, इनके माध्यम से हम भूमि के अंदर होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, इसको समझ सकते हैं कि कहाँ पे कितने स्केल पे कितना हाई विस्फोटक जो है भूकंप आने वाला है। ठीक है। तो ये है बच्चों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के 3 स्रोत। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए। वायुमंडल में धूल कणों का जो महत्व है, ये क्या है, ये आपको बताना है। तो भाई वायुमंडल में ना धूल कणों का महत्व बहुत होता है। कैसे कहेंगे? क्योंकि देखो, वायुमंडल में जैसे जैसे वायु तेज होती है, वायु की गति जो होती है बढ़ती है, इसके कारण जो सूक्ष्म धूल होते हैं, इसके कण उड़ते रहते हैं, जो कि हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देंगे। ठीक है। ये धूल के कण बहुत से स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि मिट्टी के टूटने की वजह से, धूल की वजह से, ठीक है, समुद्री नमक से, पृथ्वी जो औद्योगिक धुआं निकलता है उससे प्राप्त होते हैं, आप किसी चीज को जलाते हैं तो उससे प्राप्त होते हैं। ठीक है। इनसे हमें ये छोटे छोटे कण मिलते हैं, और ये कण तेजी से गति करते हुए क्या करते हैं, बादलों का निर्माण करते हैं, और फिर इन बादलों से होती है वर्षा। ठीक है। वर्षा हो गई, जिससे खेत हरियाली वगैरह अच्छी हुई, और ये धूल कण जो है, ये सूर्य ताप को रोकने में भी मदद करते हैं। ठीक है। सूर्य से आने वाली जो पैरावैग्निक किरणें होती हैं, इनको भी रोकने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है। ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में लाल और नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा जब सूर्योदय होता है, सनराइज और सनसेट जब हो रहा होता है, तो कभी देखा होगा कि जो आकाश है, जिधर सूरज डूब रहा है या फिर सूरज उग रहा है, वहां पर लाल या फिर नारंगी रंग की छटाएं, बादल आपको देखने को मिलता है। वो किसकी वजह से? इन धूल कणों की वजह से ही। ठीक है ना, क्योंकि उस समय जो पैरावैग्निक किरणें आ रही होती है उसको रोकता है। ठीक है बच्चों, तो वायुमंडल में धूल कणों का ये महत्व है। वर्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, सूर्य ताप को रोकने के लिए, परावर्तित करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ एक दो बातें यहाँ पे और कैसे प्राप्त होता है, ये बातें भी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, समझ गए अच्छे तरीके से? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का पहला दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको इंग्लिश में देखिए कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप बताएंगे डायरेक्ट सोर्सेस, फिर इनडायरेक्ट सोर्सेस एंड सिस्मिक जो वेव्स होती है इसके बाद, एंड देन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। क्या क्या है भाई उसके बारे में, ये पॉइंट आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज की इस वीडियो का हमारा जो सबसे मेन पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे बचेगा हमारा सेक्शन नंबर डी। कौन सा? सेक्शन डी, जिसमें 5 नंबर के पहले तुम्हारे 5 क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है। फिर 10 नंबर के यानी कि 5 नंबर के 2 क्वेश्चन हमारे मैप वाले होंगे। ठीक है। तो अगर आपको पार्ट 2 की वीडियो फटाफट से चाहिए, कल ही चाहिए, 1-2 दिन में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, कमेंट में बताओ जल्दी से कि यस सर, हमें अभी के अभी 1-2 ही दिन में ये वीडियो चाहिए। कमेंट में बताना। बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, आप ये चीज भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए 3 से 4 सैंपल पेपर लाऊंगा ज्योग्राफी के। ठीक है, लाइक कीजिए इसको, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे आप पहली बार आ गए, पेपर को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो ऑल बेल होता है ना उस पर सेट कर देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा, पेपर आएगा, वीडियो आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी, तो आप उसे आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, देख पाओगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।